हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डिपॉजिटरीज। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई एक ऐसा स्टोरिंग प्लेस है जहाँ पर कोई कुछ अपना डिपॉजिट करवा सकता है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। तो डिपॉजिटरी वर्ड को हमने किस प्रकार से यूज़ किया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी क्या है? इट इज़ अ फर्म और एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वन कैन कीप द सिक्योरिटीज सेफली, जहाँ पर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेफली रख सकता है। सिक्योरिटीज़ कौन सी हैं? वो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो उन्हें वो सेफ रख सकता है, जैसा कि इस डिपॉजिटरी के नाम से ही पता चल रहा है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में क्या है, उसका मीनिंग क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, इसके फीचर्स क्या है और इसके फंक्शंस क्या है, आज हम इस विषय पर यहाँ पर बात करेंगे। भारत में ये प्रॉब्लम जो है कब शुरू हुई? जब इर्रेगुलरिटी सिक्योरिटीज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित आई, तो इस प्रकार से सोचा गया कि जो हमारा ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, और जिसके कारण से इन्वेस्टर्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? पुराने हमारे जो ट्रेडिशनल कैपिटल सिस्टम है उसके अंतर्गत सबसे पहली जो वो प्रॉब्लम आई, डिले इन सेटलमेंट की आई, कि जो भी सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र होता था, जब उसे सेल या परचेज़ किया जाता था, तो सेटलमेंट में समय बहुत ज़्यादा लग जाता था। कम से कम ये 15 से 20 दिन का समय लग जाता था सिक्योरिटीज़ के पहुंचने में और कैश या जो भी चेक है उसके डिपॉजिट होने में। तो सेटलमेंट में समय की बहुत ज़्यादा समय उसमें लगता था। उसके अलावा जो पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा था, और जब भी कॉरपोरेट के बेनिफिट्स मिलने होते थे, जैसे कि राइट शेयर्स हैं या बोनस शेयर्स हैं, तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता था। इसके अलावा यदि कोई पर्सन अपनी सिक्योरिटी को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहता था, तो उसके ऊपर भी उसे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती थी उस व्यक्ति को जब उसके पास एक ऑड लॉट होता था सिक्योरिटीज़ का, और वो उसे सेल करने में पॉसिबल उसके लिए नहीं होता था, क्योंकि वो ऑड लॉट इकट्ठा उसका सेल नहीं हो पाता था। तो ऐसी समस्या के कारण डिपॉजिटरी सिस्टम जो है इंडिया में एस्टैब्लिश करने का सोचा गया, ताकि ये सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, चाहे वो इन्वेस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंडियन कैपिटल मार्केट है उसे एफिशिएंट बनाने के लिए, चाहे वो इंडिया में ही हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, हमारी मार्केट एफिशिएंट होनी चाहिए। और पहले जो डीलिंग होती थी वो होती थी स्क्रिप्ट्स में, यानी कि जो सिक्योरिटी है वो पेपर फॉर्म में होती थी, तो उसे स्क्रिप्टलेस करने के लिए भी इसके बारे में सोचा गया और पेपर वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डिपॉजिटरी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया और डीमैट फॉर्म में जो है ट्रेडिंग को लाया गया है और प्राइमरी मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में सिक्योरिटीज़ को जो है डिपॉजिटरी सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। तो डिपॉजिटरी सिस्टम था ये, इसके बारे में हम पहले आपको इसका बेस बता दें कि कैसे शुरू हुआ। तो इंडिया में जो है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इन जुलाई 1992 में इनिशिएट किया गया इस सिस्टम को। ये स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे इनिशिएट किया और 1996 अगस्त में डिपॉजिटरी एक्ट को पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंगली जो भी जितने भी सिक्योरिटीज़ थी उन्हें डीमैट किया गया, यानी कि डीमैटेरियलाइजेशन पर उस पर फैसिलिटीज़ दी गई और बुक एंट्री ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ को किया गया। तो डिपॉजिटरी सिस्टम जो है
डिपॉजिटरी सिस्टम जो है इट रिक्वायर्स टू बी अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ये ज़रूरी है कि जो भी डिपॉजिटरी सिस्टम के अंतर्गत डिपॉजिटरी का काम करेगी जो भी फर्म या जो भी व्यक्ति, वो एक कंपनी होनी चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होना चाहिए। और तो एक डिपॉजिटरी सिस्टम है क्या, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री के थ्रू सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन किया जाता है और इसमें सिक्योरिटीज़ की फ़िज़िकल डिलीवरी और पेमेंट के लिए चेक मूवमेंट नहीं होते हैं। इसे हम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं और इस प्रोसेस में डीमैटेरियलाइजेशन के थ्रू फिज़िकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसके फीचर्स क्या बनते हैं, इसकी क्या खासियत है इस डिपॉजिटरी सिस्टम की। सबसे पहली है कि ये डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है अपने पास एंड सिक्योरिटीज़ की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बुक एंट्री के थ्रू प्रोसेस की जाती हैं और इन्वेस्टर को ऐसी चॉइस दी जाती है कि वो सिक्योरिटीज़ को या तो फिज़िकल फॉर्म में रखे या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे। यदि वह अपने पास सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है तो उसके लिए उसे डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर उसके पास सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तब भी उसे सभी तरह के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलेंगे जो भी उसके सिक्योरिटीज़ के ऊपर बनते हैं, चाहे वो उसका वोटिंग राइट है, चाहे किसी भी तरह का उसके शेयर्स या डिबेंचर्स के बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो कोई भी जो नंबर दिया जाता था पहले फिज़िकल शेयर्स के ऊपर, अब वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स के ऊपर किसी भी तरह की नंबरिंग नहीं की जाती। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है ए, उसके पास 10 शेयर्स हैं और उसके जो नंबरिंग की गई है उसमें उसका नंबर दिया गया उन 10 शेयर्स का, अगर उसके पास वो फिज़िकल फॉर्म में है जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। पर जब एक शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है तो वह उसी के जैसे शेयर से कहीं भी अलग नहीं होता, ना क्योंकि उसके ऊपर कोई भी नंबरिंग नहीं की जाती है। और इन्वेस्टर को ये भी प्रेफरेंस दी जाती है कि वो कभी भी चाहे अपने डिपॉजिटरी सिस्टम से एग्ज़िट कर सकता है और अपने सिक्योरिटीज़ पर फिज़िकल फॉर्म में क्लेम ले सकता है। और लिस्टेड कंपनीज़ के लिए ये भी कहा गया है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ का सेल डीमैट फॉर्म में ही करे, ये उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। और एक इन्वेस्टर एक से ज़्यादा डिपॉजिटरी सिस्टम के अंडर खुद को रजिस्टर करवा सकता है। उसके पास एक से ज़्यादा डिपॉजिटरीज में के साथ वो अपना लिंक या रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो अब बात करेंगे इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की डिपॉजिटरी सिस्टम के में जो काम कर रहे हैं या उसके जो भी पार्ट्स हैं जो उसमें काम करने वाले हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, किस तरह से उसका वर्किंग हो रहा है, कौन कौन सी पार्टीज उसमें लगी हुई हैं, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट है डिपॉजिटरी सिस्टम का वो है डिपॉजिटरी इटसेल्फ। ये डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच कीप सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि खुद अपने पास सिक्योरिटीज़ को रखती है और उसे कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। So it is like a bank where an investor deposit and withdraw the securities, जहाँ पर इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट भी करवाता है और वहाँ से विड्रॉल भी अपने सिक्योरिटीज़ का ले सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी। भारत में 2 ही डिपॉजिटरी वर्क कर रही हैं, NSDL और CDSL। तो ये 2 मेन डिपॉजिटरी हैं जो इंडिया में वर्क कर रही हैं और इन्हें
कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कस्टडी सभी तरह की सिक्योरिटीज़ की इन डिपॉजिटरी के पास रहती है। देन सेकेंड इज डीपी, जो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या आप कह सकते हैं इसका मेन संगठक है। डीपी कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? ये वो एजेंट है जो डिपॉजिटरी के लिए काम कर रहा है। अब जैसे कि एनएसडीएल अगर एक डिपॉजिटरी है तो उसके जो अंदर है उसके नीचे बहुत से एजेंट वर्क कर रहे हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाते हैं या ये डिपॉजिटरी के एजेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि डिपॉजिटरी की सारी फैसिलिटी को दिलवाने का काम कौन करते हैं? वो हैं डीपी हैं, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी की सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और ये इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं अपने पास। और इंडिया में जो है बहुत से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो फॉरेन बैंक्स हैं जो कि आरबीआई से अप्रूव है, या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, या कस्टोडियन स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फंक्शन कर रही हैं। देन थर्ड पार्टी जो कि डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर आती है वो है खुद इन्वेस्टर, और जिसको बेनिफिशियल ऑनर भी कहते हैं। तो इन्वेस्टर कौन है? जो अपने लिए शेयर्स या डिबेंचर्स को, या जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ को खरीदता है, और जो कि अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और जिसका सारा रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के पास रहता है कि उसने कितना खरीदा और कितना बेचा, और उसकी सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी के पास फिजिकल फॉर्म में डिपॉजिट रहती हैं। फोर्थ पार्टी है इशूअर। फोर्थ पार्टी कौन सी बनती है? इशूअर कौन है? ये इशू कंपनी है जिसके शेयर्स या डिबेंचर्स होते हैं, या जो अपने शेयर्स डिबेंचर्स को अपने इन्वेस्टर को देती है, उसे अलॉट करती है, और इट हैज़ टू मेंटेन द रजिस्टर फॉर रजिस्टरिंग द नेम्स ऑफ डिपॉजिटरीज एंड बेनिफिशियल ऑनर। तो इसके जो रजिस्टर में जो नाम है वो किसका होता है? जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, वो अपना शेयर बेच रही है, तो क्योंकि अब तो शेयर्स कैसे, वो लिस्टेड कंपनी है, तो उसके सारे शेयर्स जो हैं जो भी खरीदेगा उसे, अगर वो फिज़िकल फॉर्म में देती तो उसे अपना रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता। बट अब उसके रजिस्टर में किसका नाम लिखा हुआ है? डिपॉजिटरी का। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटरी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसके सारा रिकॉर्ड मेंटेन करती है और कंपनी तक पहुंचाती है। तो डिपॉजिटरी के पास कंपनी के सभी शेयर्स फिजिकल फॉर्म में रहेंगे और वो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आगे अपने इन्वेस्टर्स को देती है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस तरह से यदि डिपॉजिटरीज का फ़ायदा उठाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को इशू किया जाता है, सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। क्यों ऐसा है कि ये फ़िज़िकल फॉर्म से ज़्यादा बेनिफिशियल है कि शेयर सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाए? उसके क्या फ़ायदे होंगे? फर्स्ट जो बेनिफिट मिलता है वो इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलता है। तो इन्वेस्टर को क्या क्या बेनिफिट मिलता है? फर्स्ट जो इसका मेन बेनिफिट है वो है एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज, यानी कि बैड डिलीवरी से उसे छुटकारा मिल जाता है। बैड डिलीवरीज क्या होती हैं? बैड डिलीवरीज कैसे हैं कि मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने अपने लिए शेयर को ख़रीदा और उसे फिज़िकल फॉर्म में ख़रीदा है, फिज़िकली वो उसे कंपनी से ख़रीदा, डायरेक्ट ख़रीदा, तो कंपनी से उसके पास शेयर आने में भी 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है रास्ते में वो शेयर गुम हो जाए, ठीक है, मिसप्लेस हो जाए, या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाए, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है
तो उस पर कोई गलत हस्ताक्षर हो जाए, तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर इस तरह से फिज़िकल फॉर्म में उसकी डिलीवरी को लिया जाता है। तो किसी भी तरह की चोरी या धोखाधड़ी से बचने के लिए एक जो नया सिस्टम है वो क्या है, डीमैट है, कि आप किस फॉर्म में शेयर्स को खरीदिए, सिक्योरिटीज़ को खरीदिए, वो है डीमैट फॉर्म में खरीदिए। ना तो उसमें किसी और तरह से चोरी की समस्या आएगी, ना ही कोई उसमें नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार होने की समस्या आएगी, ना ही उसके गुम होने की समस्या आएगी, ना ही किसी प्रकार की चोरी होने की उसमें या किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द रिस्क एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट सच एज लॉस, थेफ्ट, मल्टीलेशन ऑफ सर्टिफिकेट एट्सेट्रा आर एलिमिनेटेड। ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, बैड डिलीवरीज के अंतर्गत किया है। देन इट एलिमिनेट्स द हैंडलिंग ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। तो पेपर वर्क तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कैसे हो रहा है, ये थ्रू इलेक्ट्रिकल फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हो रहा है, ई फॉर्म में हो रहा है। जैसे कि आपने बैंक में अपना अकाउंट खुलाया, और जिस तरह से आप बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं और अपनी आजकल नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही मनी का हैंडलिंग कर लेते हैं, तो उससे आपको ना तो बैंक जाना पड़ता है और ना ही किसी और तरह से किसी पेपर वर्क को करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब से डिपॉजिटरी के थ्रू आप शेयर्स, डिबेंचर्स को खरीदते हैं, तो पेपर वर्क अपने आप ही बहुत कम हो जाता है और आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसमें आपके अकाउंट जो शेयर्स या सिक्योरिटीज़ खरीदे हुए डेबिट या क्रेडिट हो जाते हैं, जिस प्रकार से आप सेल और परचेज करते हैं। देन देयर इज़ इमीडिएट ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डीमैट के आने के कारण जो ट्रांसफ़र जो है और रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी होने लग गया है, और जो आपको जो रोलिंग पीरियड है वो T+2 या T+3 का इसमें दिया गया है, जिसके अंतर्गत 3 या 4 दिन में ही सारी डीलिंग्स, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड है चाहे वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, वो सब कंप्लीट हो जाती है। देन फास्टर सेटलमेंट हो गया है, ठीक है। फास्टर सेटलमेंट तो अपने आप ही हो गया, इमीडिएट आप 2-3 दिन में सब डीलिंग हो जाती हैं, आपका मनी का भी हो जाता है, चेक्स की समस्या नहीं रहती है, कैश की समस्या नहीं है, सीधा मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट को उसके साथ लिंक कर दिया जाता है इस डीमैट अकाउंट के साथ, और आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही मनी जो है डिडक्ट हो जाती है या उसमें ऐड हो जाती है। तो फास्टर सेटलमेंट साइकिल इसका क्रिएट हो गया है। Then the system facilitates a faster disbursement of security holding benefits like right shares, bonus shares, etc. यदि आपको कोई और इससे फ़ायदा मिल रहा है, जैसे कि शेयर सिक्योरिटीज़ पे आपको कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किए हैं या बोनस शेयर्स इशू किए हैं, तो वो जल्दी से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। कौन से अकाउंट में? डीमैट अकाउंट में। तो कोई उसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टाम्प ड्यूटी पहले लगती थी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ पर, वो भी कम हो गई है, वो एप्लीकेबल अब नहीं है, वो अब ख़त्म हो गई है। Since there is a reduction in rate of interest on loans granting against pledge of डीमैट सिक्योरिटीज़ बाय वेरियस बैंक्स। और ये बैंक्स ने एक और सुविधा दे दी है कि यदि आप अपने डीमैट सिक्योरिटीज़ को प्लेज करते हैं तो उस पर आपको लोन का रेट जो है, कम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल जाएगा। और जो भी ट्रेडिंग के ऊपर ब्रोकरेज थी उसकी भी रेट क्या हो गई है, डाउन हो गई है, क्योंकि अब जो शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो गई है। पहले इसी सिक्योरिटीज़ को ट्रांजैक्शन करने में खर्चा आता था, लेकिन अब फिज़िकल फॉर्म में ना होकर डीमैट होने के कारण इसका खर्चा भी कम हो गया है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीरियोडिकल स्टेटस रिपोर्ट टू इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स को समय समय पर अपने पीरियोडिकली जो भी उसकी सेल परचेज है या उसके पास क्या रिपोर्ट उसकी बनती है शेयर सिक्योरिटीज़ की, तो वो सभी उसे डिटेल
मिल जाती है डिपॉजिटरी के थ्रू। तो ये तो बेनिफिट्स थे इन्वेस्टर के, और अब बेनिफिट किसकी बात करेंगे, कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का, इस डिपॉजिटरी सिस्टम का। फर्स्ट इज़, जो डिपॉजिटरी सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स अप टू डेट नॉलेज ऑफ शेयर होल्डर्स नेम एंड एड्रेसेस टू द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, कंपनी को अब अपना रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उसका शेयर होल्डर कौन है, उसका डिबेंचर होल्डर कौन है, उसका क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है। अब ये सब काम किसके ऊपर आ गए हैं, डिपॉजिटरी के ऊपर आ गए हैं। और कंपनी के रजिस्टर में सिर्फ किसका नाम लिखा होता है, डिपॉजिटरी का नाम लिखा होता है, और कंपनी ये सारी सूचना डिपॉजिटरी से लेती है। डिपॉजिटरी के लिए समय समय पर कंपनी को इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता है कि उसके शेयर्स और डिबेंचर्स की क्या पोजीशन है और उसके शेयर होल्डर्स कौन है। देन देयर इज सेविंग इन कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यूज फ्रॉम रिडक्शन इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जब भी नए शेयर्स इशू होते थे उसके लिए प्रिंटिंग भी करवानी होती थी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के खर्चे भी करवाने होते थे, लेकिन अब डीमैट होने के कारण इस तरह से की लागतों को से भी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और इसकी सेविंग हो रही है। It may also lead to increased efficiency of registrar and transfer agents functions and better facilities for communication with shareholders, conveying benefits of corporate actions and information notices। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया डीमैट होने के कारण। जो भी जितनी भी तरह से आप किसी के साथ कम्युनिकेशन, किसी भी पार्टी के साथ कम्युनिकेशन करते थे, वो आसान हो गया है। डिपॉजिटरी सारी डिटेल कंपनी को सेंड कर देती है और वो रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को भेजना बहुत आसान हो गया है, और इससे कि रजिस्ट्रार की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है और जो ट्रांसफ़र एजेंट फंक्शंस थे वो भी आसान हो गए हैं। और कम्युनिकेशन जो शेयर होल्डर्स के साथ हो रहा था, जो भी बेनिफिट उसे देना था कंपनी ने, तो वो आसानी से ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं और सभी इन्फॉर्मेशन कंपनी को समय समय पर मिल भी रही है। एंड द सिस्टम अनेबल्स अ कंपनी टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स विदाउट हैविंग टू इनकर द एक्सपेंडिचर ऑफ इशुएंस इन ओवरसीज मार्केट। कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना स्थान बनाने का मौका मिला है डीमैट के थ्रू, डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू। और जो खर्चा था उसको इशू करने का सिक्योरिटीज़ को, वो भी बच रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी कहीं पर से भी हमारे कॉरपोरेट्स के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, उनके लिए भी आसान हो गया है। देन इंटरमीडियरीज़ को क्या बेनिफिट मिलता है। इंटरमीडियरीज़ जो इसमें बीच में एज पार्टिसिपेंट कर रही हैं, एज एजेंट पार्टिसिपेंट कर रही हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह से पार्टिसिपेंट कर रही हैं, तो उसमें उसको क्या बेनिफिट मिला है, मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स लाइक फोर्ज सिग्नेचर्स, बेनामी होल्डिंग्स। तो ये इंटरमीडियरीज़ को बेनिफिट मिले हैं कि किसी भी तरह से जो पहले फॉर्जरी होती थी, सिग्नेचर्स में थी, या जो बेनामी होल्डिंग्स होती थी, वो अब रुक गई हैं, क्योंकि सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स को जब भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं वो अटैच कर दिया जाता है। आपका डीमैट अकाउंट सभी तरह की इन्फॉर्मेशन से अटैच्ड होता है। उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ गया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब डीमैट फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, और वो उसके लिए उन्हें इंटरमीडियरीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे कि उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है और पेपर वर्क भी कम हो गया है इंटरमीडियरीज़ के थ्रू, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है, जिससे कि उनका पेपर वर्क भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे कुछ बेनिफिट्स थे जो हमें इस डिपॉजिटरी सिस्टम ने दिए हैं, और जो सिक्योरिटीज़ का लेना देना, खरीदना बेचना था, वो बहुत आसान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, किसी को अपने सिक्योरिटी को रखने का खतरा नहीं, फटने का खतरा नहीं, चोरी होने का कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की फोर्जरी होने का कोई खतरा नहीं है। तो झूठ जो है कम हो गया है, ट्रांसपेरेंसी जो है ज़्यादा बढ़ती जा रही है डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीमैट एंड फिजिकल शेयर्स। जो भी ये आपके शेयर्स या सिक्योरिटीज़ हैं वो अगर डीमैट फॉर्म में होती हैं या वो कागज़ की फॉर्म में होती हैं तो दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले तो फॉर्म का ही फ़र्क है। डीमैट जो है डीमेटीरियलाइज फॉर्म में है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसे इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया है, डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट फिज़िकल शेयर्स जो है वो प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स हैं, कागज़ होता है। तो पेपर वर्क किस में ज़्यादा है, फिज़िकल शेयर्स में है, लेकिन डीमैट में किसी भी तरह का पेपर वर्क नहीं होता है। देन डिस्टिंक्टिव नंबर्स, फिज़िकल शेयर्स में हर शेयर का अपना एक नंबर होता था, सर्टिफिकेट नंबर, फोलियो नंबर होता था। बट डीमैट में सभी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ एक समान होती हैं, एक जैसी जो है उन पे किसी भी तरह से अलग नंबरिंग नहीं की जाती हैं। देन फंजिबल, डीमैट शेयर्स आर इंटरचेंजेबल। डीमैट शेयर्स क्योंकि उनके पास ऊपर कोई नंबरिंग तो की नहीं, ना तो उनका फोलियो नंबर है, ना कोई सर्टिफिकेट नंबर है, तो वो इंटरचेंजेबल है। एक जैसे शेयर्स जो हैं वो एक समान ही हैं, इंटरचेंजेबल है। जबकि फ़िज़िकल शेयर्स फंजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक पर नंबरिंग की जाती है। देन सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये आप किस में मिलती हैं? अगर आपका शेयर फिज़िकल फॉर्म में ना होकर किस फॉर्म में है, डीमैट फॉर्म में है, तो आपको डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की सर्विसेज को लेना पड़ता है। देन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स किस तरह से होता है और कितने समय में होता है। यदि हम डीमैट फॉर्म में अगर शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये शेयर्स जो हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन फ़िज़िकल फॉर्म में अगर आप अपने शेयर्स को किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कई दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा जो फिर सेफ्टी जो है वो भी डीमैट शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द फिज़िकल शेयर्स। और कॉरपोरेट बेनिफिट्स भी डीमैट फॉर्म में बहुत जल्दी मिल जाते हैं, उसमें कम समय लगता है, बट फिज़िकल फॉर्म में ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा यदि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ऐसे में स्टाम्प ड्यूटी है डीमैट के फॉर्म में बंद हो गई है, लेकिन फ़िज़िकल ट्रांसफ़र के केस में आपको स्टाम्प ड्यूटी को पे करना पड़ता है। और अगर कोई ऑड लॉट की समस्या है तो फिज़िकल शेयर्स में ये समस्या हमेशा बनी रहती है, बट डीमैट सिक्योरिटीज़ में किसी भी नंबर में आप अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ऑड लॉट की समस्या उसके अंतर्गत नहीं रहती है। नेक्स्ट हेडिंग इज डिपॉजिटरी प्रोसेस क्या है। ये डिपॉजिटरी प्रोसेस किस तरह से की जाती है और किस प्रकार से इसमें सीक्वेंस चलती है, इसके बारे में अब यहाँ डिस्कस करेंगे हम। इस केस में जो शेयर्स हैं जब डीमैट किए जाते हैं तो डिपॉजिटरी सिस्टम को हैंडओवर कर दिए जाते हैं शेयर्स, और the shares get immobilized as they are no more with shareholders in physical form। तो ये शेयर्स जो हैं शेयर होल्डर्स के पास फिज़िकल फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह से चलती है, तो इसमें सबसे पहले जो है स्टॉक एक्सचेंजेस जो है नोटिफिकेशन निकालते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी शेयर्स वहाँ लिस्टेड होते हैं और जिनका डीमैट करवाना है वो उसके बारे में नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि इन शेयर्स का डीमैटेरियलाइजेशन हो चुका है या होना है। तो ये डीमैट फॉर्म क्या है कि ये शेयर्स जो है डिपॉजिटरी के पास डीमैट फॉर्म में डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं। सभी तरह के डिपॉजिटरी NSDL एंड CSDL के पास जो है डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं। और शेयर होल्डर को एक डीमैट रिक्वेस्ट, यदि शेयर होल्डर्स को कहा जाता है कि वो अपने शेयर्स जिससे पहले ही फिज़िकल फॉर्म में खरीदे हैं शेयर्स, उसे डीमैट फॉर्म में यदि करवाना है या उसको ये रिक्वेस्ट दी जाती है कि क्या वो अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में करवाने चाहते हैं, तो उसके लिए उसे एक डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म दिया जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा, जिसके अंतर्गत जिस फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशंस मांगी जाती हैं शेयर्स की। बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब यानी कि उसका नंबर, उसका फोलियो नंबर क्या है, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो वो
उस फॉर्म के अंदर फिल करना होता है यदि उस शेयर को डीमैट करवाया जाता है। और उसके ऊपर, उस फॉर्म के ऊपर साइन करवाए जाते हैं शेयर होल्डर्स के, चाहे वो सिंगल ऑनर है या फिर वो जॉइंट ऑनर है। तो यदि सिंगल ऑनर है तो वो खुद स्वयं कर देगा उसके ऊपर सिग्नेचर, और यदि जॉइंट ऑनर्स हैं तो जॉइंटली दोनों के सिग्नेचर्स वहाँ पर करवाए जाते हैं डीमैट फॉर्म पर। देन रजिस्टरिंग ऑफ शेयर्स। अब जब वो अपना फॉर्म फिल कर देता है तो ये जो है, अब जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स से रिलेटेड डीमैट फॉर्म को फिल कर दिया जाता है तो वो अपने शेयर्स डीपी को हैंड ओवर कर देता है, और डीपी इन शेयर्स को हैंड ओवर कर देता है डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी उन शेयर्स को शेयर रजिस्ट्रार के पास सेंड कर देता है ताकि शेयर रजिस्ट्रार उस डिपॉजिटरी का नाम और जो उसके शेयर्स के पर्टिकुलर्स हैं उसको रजिस्टर कर ले। और ऐसा करने से पहले वो एक चीज़ और जांचता है कि जो ऑनरशिप ऑफ सिक्योरिटी जो है वो कंपनी के पास है या नहीं है, और सब डिटेल्स को चेक करके वो इस तरह से अपनी सारी डिटेल्स अपने रजिस्टर में ऐड कर देता है। और यदि ये भी जांचता है कि जो रिक्विजिशन फॉर्म है उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं वो स्पेसिफिक सिग्नेचर्स के साथ टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और यदि वो सिग्नेचर्स आपस में टैली नहीं होते हैं तो वो इस रिक्वेस्ट को खारिज भी कर देगा। और इस रिक्वेस्ट के बाद उसका एक डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा डिपॉजिटरी द्वारा, और डिपॉजिटरी इस बात की सूचना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दे देगा कि उसके शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट को ओपन कर दिया गया है, और उसके शेयर्स की जो डिटेल है उसको रजिस्टर्ड भी कर दिया गया इन द नेम ऑफ शेयर होल्डर्स कंसर्न। और ऑन द बेसिस द डीपी विल सेंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू द कस्टमर शेयर होल्डर्स। आगे वो डीपी क्या करेगा, जब उसे डिपॉजिटरी से इस प्रकार की सूचना मिल जाएगी तो वो एक कस्टमर के जो उसका शेयर होल्डर कस्टमर है उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को तैयार करके डीपी जो है उस कस्टमर को यानी कि शेयर होल्डर को सेंड कर देगा। तो इस प्रकार से ये डीमैट प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसेस में इन्वेस्टर से ये भी पूछा जाता है कि वो यदि कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स जो है फिजिकल फॉर्म में लेना चाहता है या डीमैट फॉर्म में, तो उसे ये ऑप्शन दी जाती है कि किस फॉर्म में वो लेना चाहता है। और यदि वो डीमैट फॉर्म में लेना चाहता है तो उसका डीमैट अकाउंट ओपन करवाया जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा। और यदि वो अपने शेयर्स को दोबारा से भौतिक प्रारूप में यानी कि फ़िज़िकल फॉर्म में लेना चाहता है तो ये भी उसको फैसिलिटी दी जाएगी कि वो उसे दोबारा से रीमटेरियलाइज़ करवा सकता है और उसके लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा आवेदन मिलने पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दोबारा से डिपॉजिटरी को और रजिस्ट्रार को रीमटेरियलाइजेशन की सूचना देता है, और जो रजिस्ट्रार है वो अपने जो रिकॉर्ड्स में है जो भी चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस या चेंजेस करके दोबारा से जो शेयर होल्डर है यानी कि निवेशक या इन्वेस्टर है उसे दोबारा से वो शेयर्स या डिबेंचर्स डीमैट फॉर्म में डीमैट ने रीमैट यानी कि फ़िज़िकल फॉर्म में अवेलेबल करवा देता है। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस, डिपॉजिटरी जो प्रोसेस है ये पूरी हो जाती है, और डीमैट को रीमैट में और रीमैट को डीमैट में कन्वर्ट करवा दिया जाता है।